जिसमें रेड ब्लड होता है दे आर कॉल्ड एज इनेमा, जिसमें नहीं होता ए मींस एब्सेंट, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। किसका सेल वॉल होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ठीक है, या हम उसको म्यूरिन बोलते हैं या हम उसको म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। क्योंकि सेल वॉल है, ये क्या बन गए अकॉर्डिंग टू लिनियस प्लांटे? सैप्रोबिक मतलब सैप्रोफिटिक, पहले वो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, बाहर ही कॉम्प्लेक्स चीजों को डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको एब्सॉर्ब करते हैं। फंजाई के पास काइटिन है, प्लांट के पास सेल्यूलोसिक है, फिर भी लिनियस ने उनको किंगडम प्लांटे के अंदर रखा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका सबसे पहला लेक्चर है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की बच्चों। तो ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। बच्चों हम पढ़ते आते हैं, जैसे आपको पता है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है अबाउट 5 किंगडम, है ना। बट क्या ये शुरुआत वैसे ही हो गई थी? शुरुआत से हमने 5 किंगडम पढ़ना शुरू किया है। तो आप अपने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में जो एनसीईआरटी है उसमें दिखोगे कि लिखा हुआ है कि ये धीरे धीरे अप्रोच वहां तक करके गई थी। और आज तो हम 6 किंगडम की भी बात करते हैं, और आगे भी जाकर के ये चीजें चेंज होती रहेंगी। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलेगी, चीजों को समझने का नजरिया बदलेगा, हम उसको अपनी स्टडी में ऐड करते रहेंगे। ये एनसीईआरटी हमारी लिखती है। तो सबसे पहले शुरुआत क्लासिफिकेशन की जिसने की थी वो कौन थे स्टूडेंट? वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल was the very first scientist to make a scientific attempt for classification of organism। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने मारा था चीजों को क्लासिफाई करने का? तो दैट वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने क्या किया था बच्चों? एरिस्टोटल जी ने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। मतलब 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स बता दिए। तो बहुत बड़ी बड़ी जिनकी हाइट होती है उनको क्या बोल दिया बच्चों? उनको बोल दिया ट्रीज। जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, पीपल हो गया, इन सब ये सब क्या है? बहुत बड़ी है, बहुत हाइट में है, तो दे आर ऑल ट्रीज। फिर आप देखते हो श्रब्स, छोटे छोटे मीडियम हाइट वाले पेड़, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? श्रब्स। और आप एक देखते हो घास फूस छोटे छोटे, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। तो ये सब किस बेसिस पे कर रहे हैं एरिस्टोटल जी? देख करके, है ना। तो एरिस्टोटल का जो अटेम्प्ट था, ठीक है, वो कैसा था? इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, हम तो क्लासिफिकेशन ही तो पढ़ रहे हैं इसमें। और क्लासिफिकेशन वाले साइंस को हम क्या बोलते थे? क्लासिफिकेशन वाले साइंस को हम टेक्सोनॉमी बोलते थे। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि टेक्सोनॉमी ऐसी भी होती है जहां पर सिर्फ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर को देख करके आप क्लासिफाई करते हो। तो एरिस्टोटल ने उन्हीं का इस्तेमाल किया था, उसी मॉर्फोलॉजी का इस्तेमाल किया था। और इन्होंने एनिमल्स के लिए क्या किया था? एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक था एनेमा, ठीक है, एक था इनेमा, ठीक है। इनेमा वो जिनमें से रेड ब्लड निकले, ठीक है। जैसे हमें चोट लग जाती, कट लग जाता है, बाय डिफॉल्ट आज मुझे चीज समझानी थी और मेरा नाइफ से कट लग गया है, तो ऑब्वियसली आप लोग को भी चोट लग जाती होगी, तो आपके में से भी रेड कलर का फ्लूइड बाहर आता है, दैट इज ब्लड, है ना। बट बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनको मारो या उनको अगर चोट लगती है तो चिपचिपा से एक व्हाइट कलर का चीज निकलता है, बट रेड ब्लड नहीं निकलता। तो जिसमें रेड ब्लड होता है दे आर कॉल्ड एज इनेमा, जिसमें नहीं होता ए मींस एब्सेंट, तो रेड ब्लड एब्सेंट। वैसे तो एनसीईआरटी इसको लिखती है रेड ब्लड सेल्स ही एब्सेंट है, बट ये कहानी बहुत पुरानी है। तब तक सेल के बारे में बात की गई हो ना की गई हो, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। बट सिंस एनसीईआरटी राइट, यू कैन राइट, यहाँ पर आरबीसीज नहीं होते, यहाँ पर आरबीसीज होते हैं, तभी ब्लड कैसा होता है? रेड, ठीक है। तो ये क्या है? खून भी तो तुम्हें दिख रहा है ना, तुम देख रहे हो बाहर से, तभी तो तुम क्लासिफाई कर रहे हो। तो ये भी तरीके का मॉर्फोलॉजी है, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। मतलब एरिस्टोटल ने जो सबसे पहले बार क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था, सो दैट वाज व्हाट? दैट वाज अ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट ये ना एक फॉर्मल अप्रोच नहीं था, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था। तो सबसे पहला फॉर्मल सिस्टम जिसको एक्सेप्ट किया गया था और काफी टाइम तक चला था, जिसका इस्तेमाल किया गया था क्लासिफिकेशन में बच्चों, वो कौन सा था? वो था
two kingdom classification system which was given by the scientist Linnaeus. Linnaeus जी ने दिया बच्चों दो किंगडम सिस्टम, और उस दो किंगडम सिस्टम में कौन कौन से दो किंगडम थे? नंबर 1 वॉज किंगडम प्लांटे एंड द नंबर 2 वॉज किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने बोले यही दो किंगडम होते हैं, तो सारे ऑर्गेनिजम्स को कुछ कुछ फीचर्स पे देखते हुए किसी को प्लांटे में पटक दिया, किसी को एनिमल में पटक दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लीनियस के ये दो बनाने किंगडम का मेन बेसिस क्या था, तो लीनियस जी ने ये जो दो किंगडम बनाए थे बच्चों, इनका मेन बेसिस था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल था उनको उठा करके पटक दिया किंगडम प्लांटे में, जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं था उनको पटक दिया किंगडम एनिमेलिया में। दिस वाज द मेन फीचर ये दो किंगडम बनाने के लिए। इसके अलावा और भी फीचर्स थे बच्चों जो यहाँ पर आप लाइन से उनके नाम देख रहे हो, बट स्टिल द मेन फीचर कौन सा था? द मेन फीचर वाज द सेल वॉल। आओ आगे भी और भी फीचर्स देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल वॉल, तो अभी हमने पढ़ा सेल वॉल टू किंगडम का लीनियस जी का सबसे मेन बेसिस था। तो जिनके पास सेल वॉल होता है उनको कहाँ रख दिया? किंगडम प्लांटे में। जिनके पास सेल वॉल नहीं होता उनको कहाँ रख दिया? किंगडम एनिमेलिया में। जैसे हमारे पास नहीं है, वी बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। लोकोमोशन क्या प्लांट शो कर सकता है? बच्चों देखो लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क है। मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मूविंग माय हैंड्स, तो दिस इज जस्ट अ मूवमेंट। इफ आई एम डूइंग लाइक दिस एंड दिस, तो दिस इज व्हाट? लोकोमोशन। आप ये पढ़ चुके होगे जूलॉजी में और इतना बेसिक आइडिया सबको होगा बच्चों। तो यार प्लांट्स क्या है कि आपके बगीचे में एक आम का पेड़ है तो कल वो नानी क्या पहुंच जाएगा? नानी तुम्हारी बहुत दूर रहती, 2000 किलोमीटर दूर नहीं, क्योंकि पेड़ के पास वो एबिलिटी है ही नहीं कि वो लोकोमोट कर सके। तो जो लोकोमोट नहीं कर सकते हैं वो किंगडम प्लांटे में रख दिया, जो लोकोमोट कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एनिमल्स हैं, तो दे वर केप्ट अंडर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाहर से कुछ नहीं खाते हैं, उनको क्या बोला? प्लांट। क्यों नहीं बाहर से खाते हैं? इनको ऐसे लिखेंगे डज नॉट ईट। क्यों? क्योंकि इनको बाहर से खाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वाई? दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना। किंगडम एनिमेलिया में उनको रखा जो खाते थे बाहर से, जैसे हम बाहर से खाना खाते हैं, बिकॉज हमें भगवान ने ना क्लोरोफिल दिया है कि हम लाइट को एब्जॉर्ब करें और फोटोसिंथेसिस करें, ना हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। हम खाना बाहर से बनाते हैं और खाते हैं। किसी को मार के खाएं, जैसे दूसरे जानवर है क्या होते हैं? या तो सेप्रोफिटिक होंगे, अभी पढ़ोगे सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? एनिमल्स, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो यार हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था बच्चों कि कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, क्योंकि प्लांट भी लिविंग है एनिमल भी लिविंग है, तो ये दोनों ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या होगा बच्चों? एनिमल्स का जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब जैसे हम अपनी एग्जांपल ले तो वी आर वेरी एडवांस्ड बिकॉज वी हैव दैट वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। गरम कोई चीज होती है, फटाक से हमारा एक्शन आता है, ठीक है, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, हम तुरंत हाथ खींच लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो भी रिस्पॉन्ड करता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो भी करता है, बट एज कंपेयर टू द एनिमल उनका रिस्पॉन्स धीरे होता है ना। तो ये डिफरेंस है कि जो स्टिमुलस को धीरे स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं वो प्लांट्स हैं, जो फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं वो कौन है? एनिमल्स हैं। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, जैसे अगर यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और आपने पढ़ा हुआ है बच्चों कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? दे आर देयर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, दे आर देयर फॉर द पर्पस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये यूग्लिना है। तो यूग्लिना के पास सेल वॉल भी नहीं होता, तो अभी हमने पढ़ा ना जिसके पास सेल वॉल नहीं वो क्या है? किंगडम एनिमेलिया। दैट मीन्स कि जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है दे आर एनिमल्स, जिनके पास नहीं होता दे आर प्लांट्स। बच्चों ये मेरा बेसिस नहीं है, ये लीनियस जी का बेसिस है। मैं ये नहीं कह रही इनका सारा बेसिस सही है, ठीक है, इनके डीमेरिट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बस लीनियस जी की बातें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया था उन्होंने दो किंगडम को बनाने के लिए और ऑर्गेनिजम्स को बांटने के लिए। अब ये सारा तो तुमने देख लिया है ना, बट स्टिल मेन बेसिस क्या था?
The main basis was the presence of cell wall for plants and absence of cell wall for animals. तो इस बेसिस के आधार पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटे में आ गए? क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है. किसका सेल वॉल होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का. ठीक है, या हम उसको म्यूरिन बोलते हैं या हम उसको म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं. क्योंकि सेल वॉल है, ये क्या बन गए अकॉर्डिंग टू लिनियस प्लांटे. फिर फंजाई. फंजाई के पास किसकी सेल वॉल होती है बच्चों? काइटिन की. क्योंकि सेल वॉल है, फंजाई भी क्या बन गया? प्लांटे. और एल्गी. चलो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. ये तो चलो एक्चुअल में प्लांट्स हैं, ये तो आप प्लांट किंगडम के अंदर भी पढ़ोगे. बट बैक्टीरिया और फंजाई, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता है, इनको भी लिनियस जी ने किंगडम प्लांटे के अंदर पटक दिया था. ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में क्या आ गया बच्चों? इनवर्टिब्रेट्स आ गए प्लस वर्टिब्रेट्स आ गए प्लस जो प्रोटोजोअन्स होते हैं लाइक अमीबा, इन सबको भी कहाँ रख दिया था? इन सबको भी रख दिया था किंगडम एनिमेलिया में. अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर फिर से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दोबारा लिख रही हूँ कि प्लांटे के अंदर क्या क्या आ गया था. प्लांटे के अंदर आ गया था बच्चों बैक्टीरिया, प्लांटे के अंदर आ गया था फंजाई, प्लांटे के ही अंदर आ गया था एल्गी, ब्रायो लिखूंगी तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडो मीन्स टेरिडोफाइट, टेरिडो के बाद जिम्नो लिखूंगी जिम्नोस्पर्म, जिम्नो के बाद कौन आया? एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो ये सारे किसमें आ गए? किंगडम प्लांटे में. ठीक है, तो आप खुद बताओ मुझे कि क्या ये सही है कहना? हम तो पढ़ते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है. तो लिनियस जी ने ये जो प्लेसमेंट की, इससे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दे बिलोंग टू द सेम किंगडम. तो ये पहला डीमेरिट है लिनियस जी का. दूसरा, हमने पढ़ा था यार सेल वाले चैप्टर में बच्चों, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, वेयर एज ये सारे मल्टी सेलुलर हैं. फिर से ही वॉज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे एक ही किंगडम में पढ़े हुए थे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्या देखा? इन्होंने सिर्फ देखा सेल वॉल है तो पटक दो इनको किंगडम प्लांटे में, भले चाहे वो यूनिसेलुलर हो, भले चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, भले चाहे वो नॉन फोटोसिंथेटिक हो. अगर हम एक प्लांटे को किंगडम प्लांटे में रख रहे हैं, एटलीस्ट वो फोटोसिंथेटिक तो हो, क्योंकि हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक. बट व्हाट अबाउट फंजाई? व्हाट अबाउट दिस फंजाई? फंजाई तो एब्सोल्युटली हेट्रोट्रॉफ होता है, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफ, खाना बना ही नहीं सकता, नॉन फोटोसिंथेटिक है. बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉफ होता है. ये एनसीईआरटी की लाइन है, आगे पढ़ोगे आप. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, वो क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक. तो आप खुद देखो, लिनियस जी ने क्योंकि एक ही मेन बेसिस लिया था सेल वॉल, उनकी वजह से हुआ क्या कि he was not able to distinguish between a heterotrophic organism from autotrophic, or you can say he was not able to differentiate between a photosynthetic organism and non photosynthetic organism. ठीक है, और जैसे ये यूग्लिना वगैरह को, जैसे यूग्लिना है, क्योंकि यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, इसको रख दिया एनिमल के अंदर, जबकि यूग्लिना फोटोसिंथेटिक होता है. यूग्लिना क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेटिक होता है. इसके पास पिगमेंट्स मिलते हैं फोटोसिंथेसिस वाले. तो ये चीज हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं दैट यूग्लिना इज एन एनिमल जस्ट बिकॉज उसके पास सेल वॉल नहीं है? दैट मीन्स वैसे तो इनका सिस्टम काफी नोन था, काफी फेमस था, काफी टाइम तक इसको यूज किया गया स्टडी करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, बट यस दिस वाज नॉट एज गुड
ठीक है, इतना बढ़िया नहीं था क्योंकि इसके कुछ डीमेरिट्स थे। क्या क्या डीमेरिट्स थे? क्योंकि ही वाज नॉट एबल टू distinguish between unicellular and multicellular organism, he was not able to distinguish between eukaryotic and prokaryotic organism, and he was not able to distinguish between a green algae which is photosynthetic, और भी बहुत सारे photosynthetic होते हैं, ठीक है। कौन photosynthetic होता है बच्चों? ब्रायो होता है photosynthetic exclusively, टेरिडो होता है क्योंकि सारे प्लांट्स हैं, जिम्नो होता है और एनजीओ होता है। इनको एक्सक्लूसिव हेट्रोट्रॉफिक जो किंगडम है फंजाई विच इज नॉट फोटोसिंथेटिक, उनसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आया दूसरा किंगडम, दैट इज थ्री किंगडम। थ्री किंगडम डायरेक्टली बच्चों पांचवा नहीं आ गया था, इसके बाद क्या आया था? तीन किंगडम, सॉरी, बट इनके नाम आप एनसीईआरटी में सुनते नहीं हो, इतने फेमस ही नहीं हुए क्योंकि ये फॉर्मल सिस्टम नहीं थे, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चला था वो टू किंगडम था, उसके बाद जो सबसे ज्यादा चला था वो फाइव किंगडम था, ठीक है। आप एनसीईआरटी में सिक्स किंगडम भी देखते हो, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। आप चलो देखते हैं। तो हमारे पास बच्चों दो किंगडम तो पहले से ही थे, एक था किंगडम प्लांटे और एक था किंगडम एनिमेलिया, ये तो पहले से ही था। तो अब तीसरा किंगडम कौन सा बना था? जो तीसरा किंगडम बना था दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम था? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा बनाने के बाद फायदा क्या हुआ? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटे में पड़े हुए थे वो सारे के सारे कहाँ रख दिए गए? वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में रख दिए हो गए। प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी आ गए और प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी रख दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी ना कि यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखा हुआ था लिनियस ने, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ठीक है, कि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स थे यूकैरियोट्स के साथ, बट अब प्रोकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया। अच्छा, यहां से उठा करके प्रॉब्लम यहां शिफ्ट कर दिया है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि अब प्रोटिस्टा वाले किंगडम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ में पड़े हुए हैं। दैट मींस थ्री किंगडम के आने से सिर्फ एक ही डीमेरिट का फायदा हुआ था। वो कौन सा डीमेरिट है? एक ही डीमेरिट घट गया था कि अब यूनिसेलुलर के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक किंगडम बन गया था, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। बाकी के दो मेरिट अभी भी, डीमेरिट अभी भी एग्जिस्ट करते थे। वो कौन कौन से? अभी भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेपरेट नहीं हुआ था क्योंकि दोनों को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था। और अभी भी जो फंजाई है वो किंगडम प्लांटे के अंदर ही था, ठीक है। तो अभी दो डीमेरिट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम किसने दिया था बच्चों? दिस वाज गिवन बाय हैकेल, ये दिया था हैकेल ने, ठीक है। इसके बाद ये तो इतना अच्छा है नहीं, तो इसके बाद आया बच्चों फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम में क्या हुआ? देखो, तीन तो हमारे पास पहले से थे। कौन कौन पहले से था? एनिमेलिया पहले से है, प्लांटे पहले से है और प्रोटिस्टा पहले से था। तो अब जो नया सिस्टम आया वो कौन सा था? वो था मोनेरा। और ये किसने दिया था? ये दिया था बाय साइंटिस्ट कोपलैंड ने। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक ही किंगडम में थे, दैट इज प्रोटिस्टा। बट अब मोनरा जो किंगडम बना था नया, ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए बन गया था? दिस वाज एक्सक्लूसिवली फॉर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ही होते हैं बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ही होता है। तो मोनरा एक्सक्लूसिव बन गया प्रोकैरियोटिक किंगडम, ठीक है। और प्रोटिस्टा एक्सक्लूसिवली अब बन गया, सिर्फ क्या बचा रह गया? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो फोर किंगडम के बनने की वजह से अब ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बिल्कुल अलग अलग हो गए। यूकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा में रखा गया, प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में रखा गया। अभी कौन सी प्रॉब्लम सिर्फ रह गई थी कि फंजाई वाज स्टिल देयर इन द किंगडम
प्लांटे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये सिस्टम किसने दिया था? दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट R.H. विटेकर। इन्होंने बनाए बच्चों 5 किंगडम। कितने? 5 किंगडम। कौन कौन से किंगडम? देखो, मोनरा पहले से था, प्रोटिस्टा पहले से था, प्लांटे पहले से था, एनिमेलिया पहले से था, तो नया कौन सा आया? फंजाई। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, फंजाई के बनने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि फंजाई पहले किंगडम प्लांटे में था, जो कि उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि किंगडम प्लांटे का मतलब है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो, फंजाई बिल्कुल नॉन फोटोसिंथेटिक है ना। तो इसका मेन बेसिस क्या है बच्चों? वैसे तो आप पढ़ोगे 4-5 बेसिस होते हैं विटेकर जी के 5 किंगडम बनाने के, बट द मेन बेसिस ऑफ दिस सिस्टम इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, द मेन बेसिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आओ चलो देखते हैं बच्चों कि इन्होंने कौन कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया था बाय विटेकर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक किंगडम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, क्या है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5th किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या था बच्चों? मेन बेसिस। इसी की वजह से फंजाई के लिए एक अलग किंगडम क्रिएट किया गया, और एक और है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्योंकि स्टडी अगर प्रॉपर करनी है तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जो हमारी एनसीईआरटी बच्चों लिखती है, विच इज यूज्ड बाय R.H. विटेकर। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन भी दिखा देती हूँ बच्चों, ये देखो। ठीक है, पूरा पैराग्राफ बताऊंगी एक एक करके, आ जाओ। तो सबसे पहले आप देखो कि R.H. विटेकर, ईयर याद रखना एनसीईआरटी में है, क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें कौन कौन से किंगडम थे? मोनरा, प्रोटिस्टा, दिस वाज द न्यू किंगडम, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। जो मेन क्राइटेरिया था इसमें आता है सेल स्ट्रक्चर, तो हमने देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद इसमें जिक्र हो रहा है टेबल 2.1 का, जिसमें सारे किंगडम्स को कंपेयर किया गया है इन फीचर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, इन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके बच्चों। तो आओ वो टेबल देख लेते हैं, फिर आगे की लाइंस पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। ओके, तो पांचों किंगडम है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। अब एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहला है सेल टाइप। तो मोनरा सिर्फ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। रेस्ट सारे के सारे क्या हैं बच्चों? रेस्ट सारे के सारे हैं यूकैरियोटिक किंगडम्स। बाकी सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक किंगडम्स। नेक्स्ट है सेल वॉल। ठीक है, अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो एनसीईआरटी में यहां पर नॉन सेल्यूलोजिक लिख दिया है। क्यों नॉन सेल्यूलोजिक लिख दिया है? क्योंकि मोनरा में आता है बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन को हम और क्या बोलते हैं? म्यूरिन, या और क्या बोलते हैं इसको? म्यूकोपेप्टाइड। तो आपको पता है कि इसमें सेल्यूलोजिक कंपोनेंट नहीं होता, इसमें किसका कंपोनेंट होता है बच्चों? इसमें कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स प्लस अमीनो एसिड, सॉरी, प्रोटीन्स प्लस शुगर। ये सारा सेल में हमने पढ़ा हुआ है। और कौन से शुगर होते हैं? नैम एंड नैग। नैम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन।
वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट। और प्रोटीन्स मतलब अमीनो एसिड्स। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है दैट इज नथिंग बट अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स का बना हुआ है बैक्टीरिया का सेल वॉल। प्रोटिस्टा में जरूरी नहीं है बच्चों कि सबके पास सेल वॉल होता है, ठीक है, बट इफ प्रेजेंट, लिख देती हूं, इफ प्रेजेंट कैन बी सेल्यूलोजिक, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ोगे डाइनोफ्लैजुलेट्स तो उसमें सेल्यूलोजिक होता है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नॉन सेल्यूलोजिक। क्यों लिखा हुआ है नॉन सेल्यूलोजिक? क्योंकि फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन। और काइटिन क्या होता है बच्चों? किसका पॉलीमर होता है? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इस शुगर की चेन होती है होमोपॉलीमर, ठीक है, चेन होती है, वो बनाती है काइटिन। प्लांटे एक्सक्लूसिवली सेल्यूलोजिक, मेन कंपोनेंट कौन होता है? सेल्यूलोज। और एनिमल्स में किसका बना होता है बच्चों? यस यस यस, तो एनिमल्स में होता ही नहीं है, ठीक है, एनिमल्स डू नॉट कंटेन एनी सेल वॉल, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको पता है सेल टाइप अगर प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। इतना तो मेरे बच्चे होशियार हैं ही बच्चों, फटाफट तुमने लिख भी लिया होगा। फिर हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि तुम्हारा सेल किसका बना है? एक सेल का बना है, ग्रुप ऑफ सेल का बना है, तो टिश्यू का है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है बैक्टीरिया बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें सिर्फ सेल होता है तो हम उसको सेलुलर लेवल बोलते हैं। सिर्फ सिंगल सेल होता है बच्चों, टिश्यू वगैरह की बात यहाँ पर नहीं आती है। प्रोटिस्टा में भी सिर्फ सेलुलर लेवल है, नो टिश्यू लेवल, क्योंकि यहाँ पर भी सारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। फंजाई में क्या होता है बच्चों? फंजाई में हम बोलते हैं, वैसे फंजाई मल्टी सेल्युलर तो है, और अगर मल्टी सेल्युलर है, बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स हैं तो टिश्यू वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था, बट यहाँ पर एनसीईआरटी लूज टिश्यू बोलती है। क्या बोलती है? लूज टिश्यू। क्योंकि होता क्या है बच्चों, बहुत सारे जब सेल्स हों, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो सारे सेल्स में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप तो है सेल का, क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो सेल का ग्रुप तो है, बट प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ऐसे को हम क्या बोलते हैं? लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद प्लांटे में तो यार हमने एनाटॉमी पढ़ ली है, और जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी तो वी टॉक्ड अबाउट टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, दैट मींस यहाँ पर टिश्यू लेवल है, यहाँ पर टिश्यू लेवल है, और यहाँ पर ऑर्गन लेवल भी हम बोलते हैं। जैसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एनिमेलिया तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं बच्चों, किंगडम एनिमेलिया आप पढ़ चुके हो, तो आप टिश्यू की भी बात करते हो, बहुत सारे टिश्यू पढ़ते हो आप, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, यू विल टॉक अबाउट ऑर्गन एज वेल, ठीक है, आप ऑर्गन के भी बारे में बात करते हो, हर्ट, ठीक है, और ऑर्गन मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है जो यहाँ पर लिखी हुई बच्चों, बाकी आप पता होगा, आपको पूरा किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पर आपको इससे ज्यादा ही नॉलेज होगी जितनी एनसीईआरटी आपको दे रही है। ओके, तो ये है बच्चों 5 किंगडम, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन बेसिस है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इफ आई टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी होता है, मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक। बच्चों ये सारा हमें पढ़ना है, अभी ये मत सोचना किसी टेबल में काम हो जाएगा, आपको पता है ये तो सिर्फ टेबल बना रहे हैं, अभी पूरा का पूरा एक एक किंगडम पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पर जब मोनेरा का न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे तो वहां पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। नहीं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन सेल्फ, है ना,
ये अपना खाना बना लेंगी और किस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं? इनऑर्गेनिक। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिक सोर्स का इस्तेमाल करके खाना बनाता है, ठीक है। रेस्ट we will be taking in the next lecture when we'll talking about the nutrition in bacteria, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी बच्चों they can be autotrophic as well as they are heterotrophic। जैसे अमीबा वगैरह है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूग्लिना जिसमें आता है ऑटोट्रॉफिक होता है। फंजाई तो आपको पता है ये कैसे होते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक। ये फोटोसिंथेटिक है तो आपको पता है प्लांटे कैसा होता है बच्चों? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। एंड एनिमेलिया यू नो दे आर हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा मोड शो करते हैं? ये होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक का मतलब इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वी इंजेस्ट इट, वी टेक इट एंड देन वी डाइजेस्ट इट एंड देन वी डाइजेस्ट इट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बच्चों जो सैप्रोबिक होते हैं। सैप्रोबिक मतलब सैप्रोफिटिक, पहले वो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, बाहर ही कॉम्प्लेक्स चीजों को डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उनको सैप्रोबिक बोलते हैं। अदरवाइज नहीं तो जनरली जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम अपनी बात करें, वी ऑल्सो हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वी टेक इट, फर्स्ट वी टेक फूड इनसाइड एंड देन वी डाइजेस्ट इट, ओके। तो ये है बच्चों वो टेबल के बारे में जो एनसीईआरटी ने जिक्र किया था, ओके। फिर एनसीईआरटी कहती है कि यार 6 किंगडम भी है। देखो हमने टेबल के बारे में जिक्र कर लिया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे चलते हैं कि 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन और 6 किंगडम सिस्टम भी प्रपोज किया गया था, जिसकी वजह से किंगडम मोनेरा 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था और बाकी का सारा किस में था? यूकैरियोटिक में था, जिसकी वजह से यहाँ पर बन गया 6 किंगडम। इस पैराग्राफ से बस इतना समझो, इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि अब हम पढ़ने वाले हैं 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कहाँ से आया 6 किंगडम, क्या होता है डोमेन, वी गोना डिस्कस इट नाउ, ओके। तो ये सब कुछ बताया था बच्चों कार्लवूस ने, ठीक है। तो कार्लवूस ने दिया था 6 किंगडम 3 डोमेन सिस्टम। कैसे यार? अभी तक तो हमें पता है 5 ही किंगडम होते थे, छठा किंगडम कैसे आ गया? हुआ क्या था कि ये जो साइंटिस्ट थे कार्लवूस, इनमें उन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ चीजें, कुछ थ्योरी, कुछ स्टडी की, तो इन्होंने देखा कि मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो 2 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, वो आपस में मेल ही नहीं खा रहे। तो इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा का बंटवारा कर दिया। किंगडम मोनेरा से 2 घर बना दिया, एक घर है यू बैक्टीरिया वाला और एक घर है आर्की बैक्टीरिया। तो अब ये दोनों बन गए क्या? ये दोनों बन गए किंगडम। क्या बन गया बच्चों? किंगडम। तो बाकी वही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि किंगडम मोनेरा का डिवीजन हो गया, किंगडम मोनेरा को स्प्लिट कर दिया गया और बन गया 2 नया किंगडम। बाकी रेस्ट वही था। रेस्ट क्या था? प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटे था और एनिमेलिया था। तो आप खुद काउंट करो बच्चों कितना आ रहा है? 6 किंगडम आ रहा है। सो दिस इज 6 किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय कार्ल वूस। 6 किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय कार्ल वूस, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। तो व्हाट इज डोमेन? यार अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड में बच्चों पढ़ा था कि 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, टेक्सोनॉमी करने के लिए, ठीक है। बट कार्ल वूस ने बोला, और हमने पढ़ा था किंगडम की हाईएस्ट पोजीशन है, बट कार्ल वूस के अकॉर्डिंग किंगडम से ऊपर एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो इन्होंने मिलते जुलते वाले किंगडम को प्लेस कर दिया अपने सेपरेट डोमेन्स में। तो कार्ल वूस ने क्या किया था? लिविंग बींग्स को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। एक डोमेन था आर्की, दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया और तीसरा डोमेन था यूकैरिया। आर्की में किसको रखा? आर्की में क्या कौन सा किंगडम आएगा? इट इंक्लूड्स किंगडम आर्के बैक्टीरिया, इट इंक्लूड्स किंगडम आर्के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा आया? इट इंक्लूड किंगडम यू बैक्टीरिया,
और this include all 4 यूकैरियोटिक किंगडम। और 4 यूकैरियोटिक किंगडम कौन से हैं बच्चों? 4 यूकैरियोटिक किंगडम है। द नंबर 1 इज प्रोटिस्टा, नेक्स्ट इज फंजाई, थर्ड इज प्लांटे एंड द फोर्थ वन इज एनिमेलिया। तो आप काउंट कर लो बच्चों, 4 यूकैरियोटिक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जिससे बन गया 6 किंगडम और 3 डोमेन which was proposed by कार्ल वूस। अच्छा, आखिर वजह क्या थी? उन्होंने आखिर क्या देखा? एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है बच्चों, आप खुद देख सकते हो। एनसीईआरटी में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि 6 किंगडम बताया जा चुका है, जिसके बारे में लिखा हुआ है यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इच्छुक बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा ऐसा क्या था, तो मैम एक आपके लिए टेबल लेकर के आई हैं। ठीक है, ब्रीफ में ये एक्सप्लेन करने के लिए आखिर वजह क्या थी कि किंगडम मोनरा का बंटवारा करने के लिए। क्यों किंगडम मोनरा में ऐसे बैक्टीरिया थे जो बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे, तो उनको उठा करके दूसरे दूसरे किंगडम में पटक दिया गया। ठीक है, तो 3 डोमेन आखिरकार बनाए क्यों गए, ये देखो इसकी वजह क्या है। सबसे पहला यहाँ पर हम ये सारे फीचर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फीचर है 16S राइबोसोमल जीन का। ठीक है, तो ये जो जीन की सीक्वेंस थी बच्चों, इन तीनों डोमेन में, मतलब इस यू बैक्टीरिया वाले किंगडम में जो भी बैक्टीरिया आते हैं, इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया आते हैं, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इन तीनों में क्या था? डिफरेंट था। और ये सबसे मेन रीजन है कार्ल वूस का 3 डोमेन बनाने का। दिस वॉज द मेन बेसिस बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद और भी क्या फीचर्स थे जिसकी वजह से 3 डोमेन बनाए गए? देखो, सेल वॉल, अगर बैक्टीरिया है तो हमें पता है कि बैक्टीरिया है तो इसके पास क्या होना चाहिए? पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, जिसको हम म्यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूरिन। यहां पर क्या था? आरके था, तो आरके को हमने बोला कि आरके के पास सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन होता है, सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन होता है, जिसको हम सीडोम्यूरिन बोलते हैं। सीडोम्यूरिन, सीडो मीन्स फॉल्स, तो सीडो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमें पता है ना बच्चों कि पेप्टाइडोग्लाइकन तब कहते हैं जब नैग भी हो और नैम भी हो। यहां पर आरके के सेल वॉल में नैग तो होता है बट नैम नहीं होता। ठीक है, दैट इज वाई सच टाइप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इट इज सेड टू बी सीडोम्यूरिन या सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन। तो एक आप डिफरेंस देख सकते हो, है ये दोनों बैक्टीरिया और पहले ये एक ही घर में थे किंगडम मोनेरा, बट ये फीचर मेल नहीं खा रहा था। ठीक है, इसीलिए इस वाले ग्रुप को आरके में पटक दिया और ऐसे वाले सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में पटक दिया। ठीक है, उसके बाद यूकैरिया में बच्चों, यूकैरिया में बड़े सारे किंगडम है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल अलग होगी, फंजाई में अलग होगी, प्लांटे में अलग होगी, एनिमल में तो होगी नहीं, इसलिए वेरिएबल लिख दिया है, क्योंकि एक एक करके जब किंगडम डिस्कस करेंगे तो वहां पर सेल वॉल डिस्कस हो ही जाएगा। ठीक है, सेल टाइप की बात करूं तो ये दोनों क्या है? प्रोकैरियोटिक डोमेन है। ये दोनों क्या है बच्चों? प्रोकैरियोटिक डोमेन है तो प्रोकैरियोटिक डोमेन ही ऑब्वियसली। और ये कैसा डोमेन है? ये एक यूकैरियोटिक डोमेन है जिसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक किंगडम है। अच्छा, हिस्टोन्स की बात करें, हिस्टोन्स भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए है, आपको पता है दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग, एक दुपट्टे के बराबर की लेंथ की तो हमारी डीएनए है 2.2 मीटर, है ना। तो इतने बड़े डीएनए को हमें पैकेज करना पड़ता है, अटाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है विद इन अ स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस, और उसको एडजस्ट करने के लिए हमें लगती है पैकेजिंग प्रोटीन्स की मदद, और उस पैकेजिंग प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स। तो हमें यहाँ पर मैं तो फटाफट टिक कर दूंगी क्योंकि आपको पता है हिस्टोन्स किसका फीचर होता है? यूकैरियोट का। ठीक है, इसलिए यूकैरिया वाले डोमेन्स में तो होगा ही होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आर्की भी तो बैक्टीरिया ही है, बोनरा में ही तो था पड़ा हुआ, मतलब ये भी बैक्टीरिया है। इनके पास होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था बच्चों, बट इनके पास प्रेजेंट है। देखो कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, नाम बैक्टीरिया का लगा रखा है बट फीचर किससे मेल खा रही है? यूकैरिया से, है ना।
न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियोसोम आप 12th क्लास में पढ़ोगे बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा है ना, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो 12th क्लास में आप न्यूक्लियोसोम में पढ़ोगे, न्यूक्लियोसोम पैकेज स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। जब डीएनए की पैकेजिंग होती है ना, तब ये न्यूक्लियोसोम बनता है हमारे में, यूकैरियोट्स में। तो न्यूक्लियोसोम यूकैरियोटिक फीचर है, तो ऑब्वियसली इसमें तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये बैक्टीरिया होते हैं। इसमें भी नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि ये भी बैक्टीरिया होता है, बट देखो इसमें है, सरासर धोखा दे रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाई लेयर है। ठीक है, तो हर जगह बाई लेयर होना चाहिए था, हर किंगडम में, हर डोमेन में, बट इनके पास मोनोलेयर होती है। क्या होती है? मोनोलेयर। यार मेरे बच्चों, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आर्की के बहुत सारे फीचर यूकैरिया से मेल खाते हैं, और कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं, जो कहीं नहीं मिलते। इसीलिए इसके लिए अलग घर बनाना बहुत जरूरी हो गया था। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर बच्चों ये प्रोकैरियोटिक है तो नॉट वेल डिफाइंड होगा, ये भी अगर प्रोकैरियोटिक है तो नॉट वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, और ये क्या होंगे बच्चों? वेल डिफाइंड। ये क्या होंगे? वेल डिफाइंड। ठीक है, एक और मैं बता सकती हूँ बच्चों आपको, ये आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, एट्थ फीचर आरएनए पॉलीमरेज टाइप। बच्चों आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज का क्लास 12th में पढ़ोगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता रखा है कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये कराने के लिए बच्चों जो एंजाइम लगती है वो कौन सी होती है? आरएनए पॉलीमरेज। इसको पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पॉलीमराइजेशन कराएगी। ठीक है, पॉलीमराइजेशन करा करके डीएनए से आरएनए बनाएगी। तो ये आरएनए बनने का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में भी चलता है और यूकैरियोट्स में भी चलता है। और इस एंजाइम की ना, ये क्या है बच्चों? ये एंजाइम है। इस एंजाइम की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट में सिर्फ वन टाइप ऑफ आरएनए मिलता है, सॉरी वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। और ये वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैन synthesize all 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। और कौन से 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं बच्चों? mRNA, tRNA एंड rRNA। mRNA मैसेंजर आरएनए, आई गेस बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया होगा। tRNA ट्रांसफर आरएनए, जिसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे। और rRNA तो बच्चों को पता ही है, राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स में होते हैं। दैट मींस प्रोकैरियोट में एक ही टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एग्जिस्ट करती है और उतना उसमें इतना सक्षम है कि सारे टाइप्स ऑफ आरएनए बना सके। बट यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनाने के लिए कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। तो ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे बच्चों। तो मैंने यहाँ पर क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं बैक्टीरिया में बात करूं तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो इसके पास कितना टाइप होना चाहिए था आरएनए पॉलीमरेज का? 1 टाइप। ठीक है, आर्की भी क्या है? बैक्टीरिया। इसके पास भी 1 टाइप होना चाहिए था, बट इसके पास कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। यूकैरिया तो यूकैरियोटिक है, तो अभी बताया कितने टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? 3 टाइप। फिर से देखो क्या हुआ, बैक्टीरिया होने के बावजूद इसने मेल किसको दिखाया? यूकैरिया से। तो दैट मींस ये सच्चा सच्चा वाला बैक्टीरिया है ही नहीं, इसीलिए इसको मोनरा से उठा करके अपने अलग घर में पटक दिया गया था बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कौन से 3 टाइप हैं, तो उन क्यूरियस बच्चों को बता देती हूँ। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज, पी मतलब पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये सिर्फ मैंने उस नॉलेज को सप्लीमेंट करने के लिए बताया बच्चों। ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में है सारा कुछ, और क्लास 12th के बायोलॉजी में आप पढ़ोगे।
ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो आर्की बिल्कुल भी बैक्टीरिया से कुछ कुछ जगह पर बिल्कुल मेल नहीं खा रहा, और किससे, बैक्टीरिया होने के बावजूद ही किससे मेल खा रहा है, यूकैरियोट से। ठीक है, तो इन्होंने, कार्ल वूज ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी बदल दिया था। ठीक है, अगर मैं दोनों के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंपेयर करूं, दोनों मतलब कौन, आर.एच. व्हिटेकर ने भी फाइलोजेनी का इस्तेमाल किया था क्लासिफाई करने के लिए, और कार्ल वूज ने भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, जो आर.एच. व्हिटेकर थे वो क्या बताते थे कि सबसे पहले इस धरती पर मोनरा आया, मतलब बैक्टीरिया आया। उससे कौन इवॉल्व हुआ, उससे इवॉल्व हुए प्रोटिस्टा, जिसमें कौन थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा। ठीक है, और प्रोटिस्टा से इवॉल्व होकर के बना फंजाई, जो कि मल्टी सेलुलर है। प्रोटिस्टा से इवॉल्व होकर के बना किंगडम प्लांटे, ये भी मल्टी सेलुलर है। प्रोटिस्टा से इवॉल्व होकर के बना एनिमल, ये भी मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। तो आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इस डायरेक्शन में हुआ था। ठीक है, कि सबसे पहले मोनरा आए और उनसे सारी कहानी आगे बढ़ी है। कार्ल वूज कहते थे नहीं भैया, ये सबसे पहले नहीं आए, सबसे पहला और पुराना सेल जो है, जो आया था, दैट इज प्रोजिनोट सेल। इससे दुनिया के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बने हैं। प्रोजिनोट ओल्डेस्ट सेल है, और यही रिस्पॉन्सिबल है 3 डोमेन बनाने के लिए। कौन कौन से, बैक्टीरिया वाला डोमेन बनाने के लिए, आरके वाला डोमेन बनाने के लिए, और कौन सा डोमेन बनाने के लिए बच्चों, यूकैरिया वाला डोमेन बनाने के लिए। यही 3 डोमेन है। तो ये किससे बने, एक सबसे पुराने सेल से, दैट इज प्रोजिनोट। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरी तरीके से रिवाइज कर दिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना। और अभी हमने देखा बच्चों कि जो आर्की है वो यूकैरिया से मेल खा रहा है। इसी चीज को देखते हुए इन दोनों को और क्या बोला गया था, इन दोनों को बोला गया था सिस्टर डोमेन्स। ठीक है, तो आप देखते भी हो कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया वर्ड का इस्तेमाल कार्ल वूज ने किया था, है ना, जो कि 6 किंगडम का हिस्सा है। किस किंगडम का हिस्सा है बच्चों, ये देखो, जो कि किस किंगडम का हिस्सा है, यहाँ लिखा हुआ है सारा का सारा, जस्ट अ सेकेंड, यस, आर्की और यू किस किंगडम का हिस्सा है, 6 किंगडम का। और हमारी एनसीईआरटी भी इसका इस्तेमाल करती है, तभी तो हेडिंग दिखता है आपको, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमने सारा सिस्टम पढ़ लिया। हमने शुरुआत की एरिस्टोटल से, हम पहुंच गए हैं कार्ल वूज के सिस्टम तक, जहां पर हमने सारा कंपेयर करके देख लिया है। और मैं अब आपको एनसीईआरटी की फटाफट रीडिंग करा देती हूँ बच्चों, फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे हम साथ ही साथ, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या लिखती है कि नाउ लेट्स हैव अ लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन to understand the issues and considerations that influence the different classification system. पहले क्या हुआ था बच्चों, पहले के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, उन्होंने बैक्टीरिया को, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, फंजाई को मॉसेस, मॉसेस मतलब ब्रायो, मॉसेस मतलब ब्रायो, फर्न्स का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लांट किंगडम अभी पढ़ोगे, दैट मीन्स टेरिडो, जिम्नो को और एनजीओ को, सबको प्लांट्स के अंदर रख दिया था। अब आप सोचो ऐसा क्यों किया था अर्लियर सिस्टम ने, क्योंकि शुरुआत में लीनियस भाई साहब आए थे, और लीनियस भाई साहब ने सिर्फ सेल वॉल को देखा, जिनके जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको पटक दिया किंगडम प्लांटे में। क्योंकि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया है, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ सबके पास सेल वॉल होती है, इसलिए उनको प्लांट मान लिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में। उसके बाद द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, that the all organisms included under this had a characteristic cell wall। यही तो बताया कि क्यों इनको यूनिफाई करके किंगडम में रख दिया, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता है। देखो एनसीईआरटी ने लिख दिया है, this placed together groups which widely differed in the other characteristics। इस लाइन का क्या मतलब है, सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमने बैक्टीरिया फंजाई को प्लांट्स में रख दिया था, बैक्टीरिया फंजाई आपस में मेल खाते ही नहीं,
बैक्टीरिया एल्गी आपस में मेल नहीं खाते, फंजाई और एल्गी आपस में मेल नहीं खाते, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे ग्रुप एक साथ रख दिए गए जो आपस में बिल्कुल मेल खाते ही नहीं थे। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखो और एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी वजह से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, इनको और किसके साथ रख दिया, यूकैरियोट के साथ, क्योंकि बैक्टीरिया को किसके साथ प्लेस कर दिया था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ, लाइक फंजाई, लाइक एल्गी, लाइक प्लांटे, जो बिल्कुल सही नहीं था। क्यों किया गया था, क्योंकि सबके पास सेल वॉल होती है, यही चीज बार बार बताई गई है, ठीक है। और क्या हुआ था इसकी वजह से बच्चों, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, क्लमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा फिलामेंटस मल्टीसेलुलर है। देखो यूनी और मल्टी को साथ में रख दिया गया, ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं लीनियस डिफरेंशिएट नहीं कर पाए यूनी और मल्टी में, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ हेट्रोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। यस, ये पहले यूनी और मल्टी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। देखो क्लमाइडो, यूनी, स्पाइरो, मल्टी एक साथ रखे हुए हैं। फंजाई फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, फंजाई सॉरी नॉन फोटोसिंथेटिक, और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक, इसको भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, इसको रख दिया है यूकैरियोटिक के साथ। यही तो हमने लिखा है, यही तीन, पहला ये डीमेरिट था, दूसरा ये डीमेरिट था, और तीसरा ये डीमेरिट था। इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि फंजाई और प्लांट में सेल वॉल में जमीन आसमान का फर्क है। फंजाई के पास काइटिन है, प्लांट के पास सेल्यूलोसिक है, फिर भी लीनियस ने उनको किंगडम प्लांटे के अंदर रखा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कॉम्पोजिशन पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये देखा फंजाई के पास भी सेल वॉल है, चलो, प्लांटे के पास भी सेल वॉल है, चलो, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल, चलो, तो इनको रख दो किंगडम प्लांटे में, ठीक है। तो ये लाइन लिखी हुई है। उसके बाद देखो यहां तक हमने पढ़ लिया। व्हेन सच, जब ये सारी चीजें देखी गई कि यार ये क्लीनियस जी ने तो सारा उल्टा पुल्टा कर दिया है, द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, उसके बाद किंगडम फंजाई को उठा करके किंगडम, मतलब फंजाई को उठा करके अलग किंगडम में रखा गया, दैट इज किंगडम फंजाई, ठीक है। ऑल दी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया किसमें, किंगडम मोनेरा में, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर के लिए भी अलग किंगडम बना दिया था, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये सब करने से हुआ क्या, देखो किंगडम प्रोटिस्टा के बनने से सारे के सारे यूनिसेलुलर क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिनको पहले किसमें रखा गया था, प्लांट्स के अंदर, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या था, इन दोनों के पास सेल वॉल था, तो क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट था तो इनको एल्गी के अंदर रखा गया था, जो कि एक प्लांट होता है। बट किंगडम प्रोटिस्टा बनने की वजह से ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर के साथ साथ ये यूकैरियोटिक है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के लिए किंगडम बन गया था, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो जैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा बना, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला जो पहले एल्गी में रखे गए थे वो किसके साथ आ गए, पैरामीशियम और अमीबा के साथ, जो कि पहले किस में रखे गए थे, एनिमल में। क्यों, क्योंकि इनके पास शुरुआत में सेल वॉल नहीं था अकॉर्डिंग टू द लीनियस, सो दैट इज व्हाई दे वर कंसीडर्ड टू बी एनिमल्स। अब बाद में जब चीजें देखी गई कि यार ये सारा तो उल्टा पुल्टा है, तो बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बनने से ही क्या हुआ, जो दो ऑर्गेनिज्म कौन, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला अर्लियर कहां पर थे बच्चों, दे वर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है कि पैरामीशियम और अमीबा, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था, दे वर प्लेस्ड अंडर एनिमल किंगडम, एनिमेलिया, ठीक है। जैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा बना तो ये दोनों जो पहले अलग थे, दे वर ब्रॉट अंडर सेम किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये फायदा हुआ किंगडम प्रोटिस्टा के बनने से, बिछड़े भाई बहन मिल गए, एक साथ आ गए, ठीक है। उसके बाद देखो, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स
which in earlier classifications were placed in different kingdom. Yes, पास आ गए, ये पहले अलग किंगडम में था, ये पहले अलग किंगडम था, बट इसकी वजह से दोनों साथ साथ आ गए. ठीक है, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर ऑल्सो. अब ये कह रहे हैं कि भैया जैसे हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी आते जाएगी, तो हो सकता है ये चेंजेस आगे भी जा करके होते रहें. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम. हमने पूरी एनसीईआरटी भी साथ ही साथ पढ़ ली है. तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बच्चों, फटाफट जो भी है रीडिंग लगा लेना. ठीक है, और आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम अलोंग विद द एनसीईआरटी हमने कर लिया क्लास में. अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला तो एल्गी है. बिल्कुल एल्गी है बच्चों. जब आप किंगडम प्लांटे पढ़ोगे तो हम एल्गी के अंदर ही पढ़ेंगे. एल्गल बायोलॉजिस्ट के हिसाब से एल्गी है. आर.एच. व्हिटेकर, प्रोटिस्टा जो किंगडम बना था बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा के हिसाब से, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो ये प्रोटिस्ट भी है. बेसिस बदलेगा तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट होगा. अभी हम बेसिस ले रहे हैं, क्या वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं? हाँ भाई हैं, तो वो प्रोटिस्ट भी हैं. ठीक है, और अगर हम बेसिस ले रहे हैं कि उनके पास एल्गी वाले पिगमेंट्स हैं, तो यस वो एल्गी भी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपकी क्लास का कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो आपके स्कूल वाले क्लेम करेंगे यार हमारा बच्चा है, हमारे से पढ़ रहा हो. मैं भी बोलूंगी भाई मेरा बच्चा है. फिर मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा बोलेंगे मेरा बच्चा है. तो कोई गलत नहीं कह रहा, सब सही कह रहे हैं, सबका बेसिस कहने का अलग अलग है ना. सिमिलरली क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, क्योंकि इनके पास वो सारे पिगमेंट, सारा सब कुछ एल्गी वाला है. तो एल्गल बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ग्रीन एल्गी है, तो सही बात है. आर.एच. व्हिटेकर जीन को आर.एच. व्हिटेकर जीन को प्रोटिस्ट कहते हैं, वो भी सही है क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. तो बेसिस दोनों का अलग अलग है, कह दोनों सही रहे हैं. क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग बताओ ये क्या है, तो बोलना प्रोटिस्ट है. एल्गल बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बताओ क्या है, तो बोलना ये एल्गी है. ठीक है, क्योंकि इनके पास सारा एल्गी जैसा सामान है. सो यस बच्चों, वी गोना एंड. ठीक है, टुडेज क्लास. जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे डिफरेंट किंगडम्स की. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किंगडम मोनेरा से, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर, एंड देन वी गोना डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल. सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों. एनसीईआरटी पढ़ के आना, रिवाइज करके आना. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.